जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। प्रशांत महासागर के किनारे एक आदमी खड़ा है। मतलब ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ये एक बेहद होशियार टेक एग्जीक्यूटिव है। हाँ, एक ऐसा जीनियस जिसने वाईफाई का एक बहुत ही अहम हिस्सा डिजाइन किया था, है ना? बिल्कुल। लेकिन अब देखिए वो कर क्या रहा है। उसके हाथ में असली सोने के सिक्के हैं और वो महज अपने दोस्तों के मनोरंजन के लिए उन कीमती सिक्कों को पाली में कंकड़ की तरह उछाल रहा है। ये तो मतलब ये सरासर अहंकार है, या शायद उसे लगता था कि वो अजेय है, उसका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। सही कहा। और इसका नतीजा, कुछ ही समय बाद ये तथाकथित जीनियस पूरी तरह से दिवालिया हो गया, सड़क पर आ गया। वाकई। और अब इस तस्वीर के बिल्कुल उलट एक और कहानी देखते हैं, रोनाल्ड रीड की कहानी। रोनाल्ड रीड, जो एक चौकीदार थे। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जिसका टेक या फाइनेंस की दुनिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक बेहद साधारण व्यक्ति। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल एक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत करते हुए बिताए। और गाड़ियों में तेल भी भरते थे वो। एकदम सही। और उसके बाद के 17 साल उन्होंने एक स्टोर में सिर्फ फर्श पर झाड़ू लगाने का काम किया। लेकिन जब इस साधारण चौकीदार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ तो पूरी दुनिया ये जानकर दंग रह गई कि उनके बैंक खातों में $8 मिलियन की संपत्ति थी। $8 मिलियन, मतलब एक झाड़ू लगाने वाले के पास। ये तो अविश्वसनीय है ना? और उसमें से उन्होंने $2 मिलियन अपने परिवार के लिए छोड़े और बाकी $6 मिलियन स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय को दान कर दिए। ये विरोधाभास वाकई में बहुत ही गहरा है। मतलब एक तरफ सोने के सिक्के उछालने वाला टेक जीनियस सड़क पर आ जाता है और दूसरी तरफ जीवन भर फर्श साफ करने वाला व्यक्ति करोड़ों का दान करता है। और यही बात हमें आज के हमारे मुख्य विषय पर लाती है। जी बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण या कह लें हमारी इस विस्तृत चर्चा में हमारा मिशन इसी रहस्य को सुलझाना है। हम मॉर्गन हाउसल की बहुत ही प्रसिद्ध किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान, इसके कुछ मुख्य अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये समझना है कि वित्तीय सफलता कोई गणित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान का जटिल स्प्रेडशीट या शेयर बाजार के चार्ट्स का खेल बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से मनोविज्ञान और हमारे व्यवहार का खेल है। देखो, इस बात को थोड़ा और गहरे स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा दूसरा क्षेत्र है जहां एक बिना डिग्री, बिना प्रशिक्षण वाला व्यक्ति हार्वर्ड से पढ़े एक धुरंधर को पूरी तरह से मात दे सकता है? शायद कोई भी नहीं। सही कहा। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो कोई भी आम इंसान जिसने कभी मेडिकल की किताब नहीं पढ़ी, वो किसी प्रशिक्षित सर्जन से बेहतर ओपन हार्ट सर्जरी तो नहीं कर सकता ना। अरे नहीं, वो तो मरीज की जान ही ले लेगा। बिल्कुल। और आर्किटेक्चर में भी कोई आम आदमी दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरों से अच्छी गगनचुंबी इमारत डिजाइन नहीं कर सकता। लेकिन पैसे की दुनिया में, निवेश की दुनिया में ऐसा रोज होता है। हाँ, जैसे वो रिचर्ड फुस्कोन का उदाहरण जो किताब में है। मतलब वो हार्वर्ड से पढ़े थे, मेरिल लिंच जैसे बहुत बड़े संस्थान में एग्जीक्यूटिव थे। हाँ, और उनका वो आलीशान घर। अरे हाँ, उन्होंने कनेक्टिकट में 18,000 वर्ग फुट का एक महल बनवा लिया था। जरा सोचिए, उस घर में 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर और 2 स्विमिंग पूल थे। और उसका रख रखाव भी तो। हाँ, उस एक घर के रख रखाव का ही खर्च $90,000 महीना था। लेकिन फिर 2008 का वो वित्तीय संकट आया और इस हार्वर्ड के जीनियस पर इतना कर्ज हो गया कि वो पूरी तरह दिवालिया हो गया। और दूसरी तरफ हमारा रोनाल्ड रीड, जो चुपचाप अपने पैसे बचाता रहा और बस कंपाउंडिंग का जादू देखता रहा। तो यहाँ से क्या बात निकल कर आती है? यहाँ से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि धन का प्रबंधन कोई हार्ड साइंस नहीं है। ये भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान की तरह नहीं है जहाँ 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे। तो ये एक तरह का व्यावहारिक कौशल है, एक सॉफ्ट स्किल। बिल्कुल। आप कितने होशियार हैं, आपका आईक्यू क्या है, इससे कहीं ज्यादा ये मायने लगता है कि आप पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मतलब कोई इंसान अपने लालच, अपने डर और अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करता है। लेकिन देखिए, यहीं पर एक पेंच है। मैं सोच रहा था कि जब हम कहते हैं कि ये भावनाओं का खेल है, तो हम देखते हैं कि लोग पैसे के मामले में कई बार अजीब अजीब हरकतें करते हैं। हाँ, जो स्प्रेडशीट के हिसाब से एकदम मूर्खतापूर्ण लगती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सब अपने वित्तीय फैसलों में मूर्ख हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और मॉर्गन हाउसल इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि असल में कोई भी मूर्ख नहीं है। कोई भी नहीं? नहीं,
क्योंकि हर इंसान के वित्तीय निर्णय उसके अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होते हैं और हम में से हर किसी का अनुभव इस दुनिया में बिल्कुल अलग होता है। ये बात तो है। किताब में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। मुझे लगता है हमें उस पर थोड़ा रुक कर विचार करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अपना अनुभव, उसका व्यक्तिगत अनुभव, इस बात का मात्र 0.0000001% होता है कि दुनिया में वास्तव में क्या हुआ है। बाप रे, ये तो इतना छोटा प्रतिशत है कि दिमाग इसे आसानी से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इसका आगे का हिस्सा और भी दिलचस्प है। वो जरा सा अनुभव, वो 0.0000001% इस बात का 80% तय कर देता है कि वो व्यक्ति दुनिया के चलने के तरीके के बारे में क्या सोचता है। अरे वाह, मतलब हमारा वो जरा सा अनुभव हमारी पूरी सोच को, हमारे पूरे नजरिए को कंट्रोल कर रहा है। इसे मैं एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे हम सब ने अलग अलग रंग के चश्मे पहन रखे हैं। मान लीजिए किसी का चश्मा लाल है, किसी का नीला है। हम सब एक ही तस्वीर को देख रहे हैं, लेकिन हम आपस में बहस कर रहे हैं कि तस्वीर का असली रंग क्या है। बहुत खूब। है ना? और हम सब अपनी अपनी जगह एकदम सही हैं, क्योंकि हमें वही दिख रहा है जो हमारा चश्मा में दिखा रहा है। ये एकदम सटीक तुलना है। चलिए, इसे इतिहास के नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना बचपन 1930 के दशक की महामंदी में बिताया है। वो दौर तो बहुत ही भयानक था। बिल्कुल। उसने अपने माता पिता को नौकरी के लिए दर दर भटकते देखा है। उसने पूरे सिस्टम को ढहके हुए देखा है। अब उस व्यक्ति के लिए शेयर बाजार में निवेश करना, वो तो एक बहुत ही डरावना विचार होगा ना? हाँ, उसके दिमाग में तो हमेशा सुरक्षा सबसे ऊपर होगी। वो अपना पैसा गद्दे के नीचे रखना ज्यादा पसंद करेगा। सही कहा। और इसके ठीक विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना करियर 1990 के दशक में शुरू किया, जब टेक बूम एकदम चरम पर था। हाँ, जब ऐसा लग रहा था कि शेयर बाजार में पैसा लगाना मतलब रातों रात अमीर होना है। बिल्कुल। उस व्यक्ति का जोखिम उठाने का नजरिया उस महामंदी वाले व्यक्ति से एकदम अलग होगा। और जैसा कि आपने कहा, इन दोनों में से कोई भी मूर्ख नहीं है। हाँ, वे बस अपने अपने अनुभवों के चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं। बिल्कुल। और आय के स्तर पर भी यही चश्मा काम करता है। कम आय वाले परिवारों द्वारा लॉटरी टिकट खरीदने का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में सबसे गरीब तबके के लोग साल भर में $400 तक सिर्फ लॉटरी टिकटों पर खर्च कर देते हैं। $400? अब देखिए, एक उच्च आय वाले व्यक्ति के लिए, जिसे फाइनेंस की समझ है, ये तो पूरी तरह बेवकूफी लग सकती है। हाँ, वो तो यही सोचेगा कि ये लोग इतने आर्थिक संकट में हैं, इन्हें तो ये $400 बचाने चाहिए। बिल्कुल। वो सोचेगा कि ये एक ऐसे खेल में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं जहां जीतने की संभावना ना के बराबर है। अगर हम इसे एक एक्सेल शीट पर देखें तो ये दुनिया का सबसे खराब निवेश है। सही कहा। लेकिन अगर हम उनके चश्मे से देखें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। जो लोग आर्थिक रूप से निचले पायदान पर हैं, वे शायद उन चीजों का सपना भी नहीं देख सकते जो उच्च वर्ग के लिए बहुत ही सामान्य है। जैसे कि एक सुरक्षित रिटायरमेंट या अपने बच्चों को बिना किसी कर्ज के कॉलेज भेजना। ठीक यही बात है। जब वे लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो वे कोई गणितीय निवेश नहीं कर रहे होते, वे एक सपना खरीद रहे होते हैं। कुछ पलों के लिए सही, वे उस आज़ादी को महसूस करते हैं जो बाकी समाज को बड़ी आसानी से मिल जाती है। वाकई, हम उनके इस निर्णय को लॉजिक के हिसाब से गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन उनके भावनात्मक और मानसिक नजरिए से उस विशिष्ट परिस्थिति में वो कदम उनके लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल मायने रखता है। तो यहाँ से ना एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसा विचार? मतलब अगर हमारे वित्तीय फैसले, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया सिर्फ इस बात से तय होता है कि हम कब और कहाँ पैदा हुए और हमने कैसी आर्थिक परिस्थितियां देखी, तो फिर तो क्या हमारी सफलता और असफलता में हमारी खुद की कोई भूमिका है भी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या ये सब सिर्फ भाग्य का, सिर्फ किस्मत का खेल है? देखो, हम जीवन की उन दो सबसे बड़ी और अदृश्य शक्तियों की ओर बढ़ रहे हैं जो हर कहानी के पीछे छिपी होती हैं। भाग्य और जोखिम। भाग्य और जोखिम। हाँ, ये दोनों असल में जुड़वा भाई हैं।
और सच तो ये है कि जीवन में हर परिणाम केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास या हमारी होशियारी पर निर्भर नहीं करता। बिल गेट्स की कहानी इस बात को बहुत ही गहराई से साबित करती है। बिल गेट्स की कहानी वो तो हमेशा बहुत प्रेरणादायक लगती हैं। लेकिन जब हम इसके पीछे के भाग्य को, उस किस्मत को देखते हैं तो नजरिया एकदम बदल जाता है। हम सब जानते हैं कि वो बहुत होशियार थे, कोडिंग का उन पर गजब का जुनून सवार था। हाँ, वो तो जीनियस है। बिल्कुल। लेकिन 1968 में जब दुनिया के ज्यादातर लोगों ने कंप्यूटर का नाम भी नहीं सुना था, तब बिल गेट्स लेकसाइड स्कूल में पढ़ते थे। अरे हाँ, 1968 में कंप्यूटर। हाँ, और ये लेकसाइड स्कूल पूरी दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक था जहां बच्चों के लिए एक असली कंप्यूटर उपलब्ध था। मतलब उस जमाने में एक हाई स्कूल में कंप्यूटर होना बहुत बड़ी बात थी। जरा उस समय के गणित को समझिए। 1968 में दुनिया भर में हाई स्कूल की उम्र के लगभग 303 मिलियन बच्चे थे। 303 मिलियन, ठीक है। और उनमें से केवल 300 बच्चे ऐसे थे जो लेकसाइड स्कूल में पढ़ते थे और जिन्हें उस कंप्यूटर तक पहुंच मिली। अरे बाप रे, मतलब 303 मिलियन में से सिर्फ 300? ये तो बिल्कुल। हाँ, यानी 1 मिलियन में से सिर्फ एक बच्चा। 1 मिलियन में से एक, ये तो कमाल की किस्मत है। बिल्कुल। अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता, अगर वहां वो कंप्यूटर नहीं आता, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी कभी बनती ही नहीं। और बिल गेट्स खुद भी सार्वजनिक रूप से इस बात को मानते हैं। मतलब ये शुद्ध भाग्य था जिसने उनकी मेहनत को एक दिशा दी। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो ठीक इसी गणित पर काम करता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत भयानक है। आप केंट इवांस की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, केंट इवांस जो गेट्स के बहुत ही करीबी दोस्त थे। खुद बिल गेट्स अक्सर कहते हैं कि केंट उनके जितने ही होशियार थे, शायद उनसे भी बेहतर प्रोग्रामर थे। हाँ, दोनों ने मिलकर भविष्य के अनगिनत सपने बुने थे। वो एक साथ मिलकर दुनिया बदलने वाली कंपनी बनाने वाले थे। लेकिन फिर क्या हुआ? हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में, एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में केंट इवांस की मौत हो गई। और ये भाग्य का वो दूसरा जुड़वां भाई है, जोखिम। हाँ, जिस तरह से 1 मिलियन में से एक बच्चा लेक साइड के कंप्यूटर तक पहुंचने का भाग्यशाली था, उसी तरह केंट इवांस को पर्वतारोहण में वो 1 मिलियन में से एक वाला दुर्भाग्य मिला। वाकई ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? भाग्य और जोखिम दोनों ये बताते हैं कि हमारे जीवन के परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर की शक्तियों द्वारा भी तय होते हैं। हम अक्सर किसी सफल व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि उसकी सफलता 100% उसकी मेहनत का नतीजा है। हाँ, और हम हर असफल व्यक्ति को आलसी या बेवकूफ मान लेते हैं। ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। जैसे वो कोर्नेलियस वैंडरबिल्ट का उदाहरण मुझे बहुत दिलचस्प लगा था। हाँ, वो रेल और शिपिंग वाले। जी, उन्होंने अपना वो विशाल रेल और शिपिंग साम्राज्य बनाने के लिए कई बार कानूनों को ताक पर रख दिया था। उनका एक बहुत मशहूर बयान है, वो कहते हैं कि मैं कानून की परवाह क्यों करूं, क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? हाँ, बिल्कुल दबंग रवैया। अब क्योंकि वे सफल हो गए तो इतिहास उन्हें एक दूरदर्शी और बहुत ही कठोर व्यापारी के रूप में याद रखता है। लेकिन सोचिए अगर पासा पलट जाता तो? वही तो, अगर वे अपने दांव में हार जाते और जेल चले जाते तो हम उन्हें एक लालची और मूर्ख अपराधी कहते। काम तो वही था, लेकिन भाग्य ने तय किया कि हम उन्हें क्या कहकर बुलाएंगे। इसीलिए जब हम किसी एक व्यक्ति, चाहे वो बिल गेट्स हों या वॉरेन बफे, उनकी कहानी का एकदम सटीक अनुकरण करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब हमें उनकी कॉपी नहीं करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि आप वॉरेन बफे की किताबें पढ़ सकते हैं, उनका रूटीन अपना सकते हैं, लेकिन आप उनके भाग्य की नकल कैसे करेंगे? वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। सही बात है, किस्मत को कॉपी नहीं किया जा सकता। इसके बजाय हमें व्यापक पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि सफलता में हमेशा भाग्य का थोड़ा बहुत हाथ होता है, इसलिए सफल लोगों को पूजना बंद करना चाहिए, और असफलता हमेशा गलत फैसलों का नतीजा नहीं होती, इसलिए असफल लोगों को नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। हमने खूब मेहनत की और हम बहुत सारा पैसा कमाने में सफल भी हो गए। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां एक और बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवार आ जाती है। मैंने देखा है कि जब पैसा आने लगता है तो इंसान को यह समझ नहीं आता कि उसे रुकना कहाँ है। ये जो पर्याप्त की कमी है, या जिसे नेवर इनफ वाली मानसिकता कहते हैं, ये कहाँ से आती है? ये इंसान की सबसे पुरानी कमजोरियों में से एक है, जब लालच दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है। रजत गुप्ता का उदाहरण इसका सबसे सटीक और मैं कहूंगी सबसे दर्दनाक विश्लेषण है। रजत गुप्ता जो मैकेंजी की सीईओ थे। हाँ,
उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, वो बहुत कम उम्र में अनाथ हो गए थे, लेकिन अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और मेहनत के बल पर वो मैकेंजी के सीईओ बने। जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उनकी कुल संपत्ति $100 मिलियन थी। वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों के बोर्ड में शामिल थे। एक मिनट, $100 मिलियन? मतलब यार, ये इतना पैसा है कि कोई इंसान अपनी कई पीढ़ियों के लिए एक शानदार जीवन सुनिश्चित कर सकता है। उन्हें जिंदगी में एक भी दिन और काम करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। लेकिन रजत गुप्ता के लिए, उनके लिए ये पैसा पर्याप्त नहीं था। क्यों? 100 मिलियन कम पड़ गए? क्योंकि वे एक सेंटी मिलियनेयर थे, लेकिन वे जिस सर्कल में उठते बैठते थे वहां अरबपति थे, बिलियनर्स, और वे भी उस बिलियनर क्लब का हिस्सा बनना चाहते थे। ओह, तो ये तुलना का चक्कर था। हाँ, और इस अंधी चाहत में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, अपना करियर, अपनी आज़ादी सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और अंततः उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। बर्नी मेडॉफ की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हाँ, बर्नी मेडॉफ का तो बहुत बड़ा स्कैम था। इन दोनों के पास अपार संपत्ति, सम्मान और शक्ति थी, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और जिसकी उन्हें जरूरत थी, सिर्फ उस चीज के लिए जो उनके पास नहीं थी और जिसकी उन्हें वास्तव में कोई जरूरत भी नहीं थी। ये तो बहुत ही भयंकर है। ये सामाजिक तुलना का, सोशल कंपैरिजन का एक बहुत ही खतरनाक जाल है। जब आप अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से या दुनिया के सबसे अमीर लोगों से अपनी तुलना करने लगते हैं तो वो दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। हर बार जब आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं, लक्ष्य और आगे खिसक जाता है। यहाँ मुझे कर्ट वोनेगेट और जोसेफ हेलर का वो बहुत ही मजेदार प्रसंग याद आ रहा है, जो इस पूरी बीमारी का एक बहुत ही शानदार इलाज है, एक एंटीडोट है। हाँ, वो पार्टी वाला किस्सा। हाँ, दोनों एक बहुत ही अमीर हेज फंड मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। कर्ट वोनेगेट अपने दोस्त हेलर की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि इस पार्टी के मेजबान ने सिर्फ आज के एक दिन में इतना पैसा कमाया है जितना तुम्हारे सबसे मशहूर नॉवल कैच-22 ने अपने पूरे इतिहास में नहीं कमाया होगा। और जोसेफ हेलर का वो जवाब, वो तो इतिहास में दर्ज हो गया। बिल्कुल, उन्होंने बड़ी शांति से कहा, हाँ शायद, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। मेरे पास पर्याप्त है। मेरे पास पर्याप्त है, कितनी गहरी बात है। लेकिन देखिए, यहाँ मैं आपसे थोड़ा असहमत होना चाहूंगा, या कह लें कि मैं इसे चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, बताइए, क्या चुनौती है? मतलब हमारा आधुनिक पूंजीवाद, हमारी पूरी इकोनॉमी तो इसी बात पर टिकी है ना कि इंसान कभी संतुष्ट न हो। अगर हर इंसान एक जगह पहुंचकर कह दे कि बस मेरे लिए इतना पर्याप्त है, तो फिर नए आविष्कार कैसे होंगे, दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? सिलिकॉन वैली तो एक दिन में बंद हो जाएगी। क्या ये पर्याप्त मान लेने का मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं का, अपने एम्बिशन का गला घोटना नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर लोग इसे इसी तरह देखते हैं। लेकिन देखो, पर्याप्त का मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं को खत्म करना या अपनी क्षमताओं को रोकना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? पर्याप्त का असली मतलब है गोल पोस्ट को आगे खिसकाने से रोकना। अच्छा, इसका मतलब ये जानना है कि किस बिंदु पर अतिरिक्त पैसे के लिए आप जो जोखिम उठा रहे हैं वो आपके मन की शांति, आपके परिवार और आपकी आज़ादी से ज्यादा कीमती नहीं है। पर्याप्त आपको सामाजिक तुलना के उस जहर से बचाता है जहां आप सिर्फ इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि कोई और दौड़ रहा है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी अंतर है। मतलब एम्बिशन रखो, लेकिन अंधी दौड़ मत दौड़ो। बिल्कुल सही। तो अगर हम लालच पर काबू पा लें, अपनी भावनाओं को स्थिर कर लें, तो अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि असल में बड़ी संपत्ति बनती कैसे है? कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है विस्मयकारी कंपाउंडिंग। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सुनने में बहुत ही उबाऊ लगता है। मतलब लोग सोचते हैं कि इसमें क्या नया है, लेकिन ये जादू की तरह काम करता है। तो फिर लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? समस्या ये है कि इंसानी दिमाग इसे सहज रूप से समझ ही नहीं पाता। हमारा दिमाग रैखिक या लीनियर तरीके से सोचने का आदी है, जैसे 2, 4, 6, 8। लेकिन कंपाउंडिंग घातांकीय होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, जैसे 2, 4, 16, 256। इस किताब में पृथ्वी पर आए हिम युग का, वो आइस एज का जो उदाहरण दिया गया है, वो मेरे लिए सच में एक आहा मोमेंट था। हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। हम हमेशा सोचते हैं कि हिमयुग तब आया होगा जब अचानक से पृथ्वी पर बहुत भयानक सर्दियां पड़ी होंगी। मतलब कोई प्रलयकारी घटना हुई होगी, जैसे कोई उल्कापिंड गिर गया हो। हाँ बिल्कुल,
लेकिन असल विज्ञान कुछ और ही कहता है। असल में पृथ्वी के झुकाव में, उसके टिल्ट में थोड़े से बदलाव के कारण सर्दियां तो अपनी जगह सामान्य ही रहीं, लेकिन गर्मियां थोड़ी ठंडी हो गई। और यही कंपाउंडिंग का असली रहस्य है। उन हल्की गर्मियों के कारण पिछली सर्दियों की सारी बर्फ पिघल नहीं पाई। बस थोड़ी सी बर्फ जमीन पर बच गई। अगले साल जब सर्दियां आईं तो उस बची हुई बर्फ पर नई बर्फ गिरी। अब क्योंकि जमीन पर पहले से बर्फ थी तो उसने सूरज की किरणों को ज्यादा रिफ्लेक्ट किया, जिससे जमीन और भी ठंडी हो गई। और फिर धीरे 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 साल दर साल ये बची हुई बर्फ कंपाउंड होती गई और एक दिन पूरी पृथ्वी एक विशाल हिमयुग में तब्दील हो गई। निवेश की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही होता है। मतलब बड़ी संपत्ति रातों रात नहीं बनती। बिल्कुल नहीं। बड़ी संपत्ति किसी एक लकी ब्रेक या बहुत बड़े रिटर्न वाले साल से नहीं बनती। ये छोटे छोटे लेकिन निरंतर रिटर्न्स के सालों साल जुड़ते चले जाने से बनती है। और वॉरेन बफेट की संपत्ति इसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है। हम दिन रात उनके निवेश कौशल, उनके स्टॉक पिकिंग की बात करते हैं कि उन्होंने कौन सा शेयर खरीदा, कब बेचा। हाँ, लेकिन उनका असली रहस्य उनका समय है। ये तथ्य वाकई दिमाग हिला देने वाला है कि उनकी 84.5 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति में से 81.5 बिलियन डॉलर उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए। ये हैरान करने वाला है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था। अगर हम इसे एक और उदाहरण से समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। जिम साइमंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ, निवेश की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने बफेट के 22% वार्षिक रिटर्न के मुकाबले 66% का रिटर्न हासिल किया। उनका गणितीय और निवेश कौशल शायद बफेट से कहीं ज्यादा बेहतर है। 66%? ये तो बहुत ज्यादा है ना? लेकिन साइमंस की कुल संपत्ति बफेट की तुलना में बहुत कम है। क्यों? शायद उन्होंने देर से शुरू किया। बिल्कुल, क्योंकि साइमंस ने 50 साल की उम्र के बाद गंभीरता से निवेश करना शुरू किया। बफेट का सबसे बड़ा कौशल ये नहीं है कि वो हमेशा सही स्टॉक चुनते हैं। उनका सबसे बड़ा कौशल ये है कि उन्होंने 3/4 सदी तक, 75 सालों तक कंपाउंडिंग को बिना छेड़े अपना काम करने दिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पैसा कमाना एक अलग कौशल है, लेकिन असली खेल है पैसे को बनाए रखना। एकदम सही। और ये दोनों बिल्कुल ही अलग तरह की मानसिकता की मांग करते हैं। पैसा कमाने के लिए आपको आशावादी होना पड़ता है, जोखिम लेने पड़ते हैं, खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास करना पड़ता है। और पैसे को बनाए रखने के लिए? उसे बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा डरा हुआ होना चाहिए, एक तरह का पैरानोया होना चाहिए कि ये सब छिन सकता है। इसे जेसी लिवरमोर की कहानी बहुत ही दर्दनाक तरीके से साबित करती है। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में जो पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी, लोग सड़कों पर आ गए थे, तब लिवरमोर ने शॉर्ट सेलिंग करके एक ही दिन में $3 बिलियन कमाए। एक दिन में $3 बिलियन? हाँ, वो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। ये था पैसा कमाना। लेकिन उस असाधारण सफलता ने उनके अंदर एक अजेय आत्मविश्वास पैदा कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस। उन्हें लगने लगा कि वे कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। उन्होंने खुद को बाजार से बड़ा मान लिया। हाँ, और इसी अति आत्मविश्वास के कारण उन्होंने और बड़े बेतहाशा जोखिम लेने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि 1929 में $3 बिलियन कमाने वाला वो व्यक्ति महज 4 साल बाद 1933 में पूरी तरह से दिवालिया हो गया, हवा हो गया सब कुछ। आजकल हम देखते हैं ना, जैसे किसी ने किसी मीम स्टॉक या क्रिप्टो में तुक्का लगा दिया, अचानक से उनके पास बहुत पैसा आ गया। हाँ, और उन्हें लगता है कि वे फाइनेंस के गुरु बन गए हैं। बिल्कुल, वे और ज्यादा पैसा उसी दांव पर लगाते हैं और अंत में अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। ये 1929 से लेकर आज तक बदला ही नहीं है। इसे ये पैसा बनाए रखने के लिए ये स्वीकार करना पड़ता है कि दुनिया अनिश्चित है। अगर आप टिके रह गए, अगर आप सर्वाइव कर गए, तो समय आपके पक्ष में काम करेगा। मतलब सर्वाइवल ही सबसे बड़ी रणनीति है। सर्वाइवल ही सब कुछ है। निवेश में सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप किसी एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न कैसे लाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप बाजार में तब तक टिके रहें जब तक कंपाउंडिंग अपना जादू न दिखा दे। आपको मितव्ययी होना पड़ेगा, खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। हाँ, और ये स्वीकार करना होगा कि जो आज है वो कल छीन भी सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि धन संपत्ति का मनोविज्ञान उन चीजों में नहीं है जो हम आमतौर पे सोचते हैं। ये कोई जटिल गणित नहीं है जो किसी स्प्रेडशीट में बंद है। सही कहा। असली खेल हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। क्या हम अपने लालच पर नियंत्रण पा सकते हैं? क्या हम इस बात को विनम्रता से स्वीकार कर सकते हैं कि हमारी सफलता में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ है? और सबसे बढ़कर
क्या हम कंपाउंडिंग की उस जादुई लेकिन बहुत ही धीमी प्रक्रिया को बिना अधीर हुए अपना काम करने दे सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये वाकई में पैसे को देखने का एक बहुत ही अलग और गहरा नजरिया है। तो जैसे ही हम इस गहन विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिमाग में आता है, वो क्या? जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। मतलब, अगर हमारी वित्तीय सफलता में किस्मत का इतना बड़ा हाथ है, अगर हमारे सभी वित्तीय निर्णय सिर्फ हमारे सीमित अनुभवों से तय होते हैं, तो फिर असली अमीरी क्या है? ये सोचने वाली बात है। शायद असली अमीरी बैंक अकाउंट में पड़े उन नंबरों में नहीं है। असली अमीरी तो इस बात में है कि सुबह उठकर हम ये कह सके कि आज मैं अपने समय और अपने जीवन का खुद मालिक हूं। आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। और यही स्वतंत्रता का असली अर्थ है। यही पैसे का सबसे बड़ा लाभांश भी है। समय पर अपना नियंत्रण होना ही दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ये सवाल श्रोताओं को खुद से पूछना चाहिए। क्या आपका पैसा आपको आज़ादी दे रहा है? या फिर वो आपको अपनी ही रची हुई एक ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ा रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है? वो सोने के सिक्के उछालने वाले आदमी की तरह। हाँ, याद कीजिए उस टेक एग्जीक्यूटिव को जो सोने के सिक्कों को महासागर में उछाल रहा था। कहीं हम भी अपने अहंकार या दूसरों से आगे निकलने की होड़ में अपने जीवन के सबसे कीमती सिक्कों को, यानी अपने समय और अपनी मानसिक शांति को, किसी अदृश्य महासागर में तो नहीं फेंक रहे हैं? इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।